हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। विंग को खुश देखकर शाओ शिनचैन और शुयांग दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वही विंग इस बात से खुश था कि शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों ने भी वांग जी को अपना लिया है और अब उसे वांग जी और अपने रिश्ते के लिए शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों को भी समझाना नहीं पड़ेगा। शुयांग और शाओ शिनचैन से बातें करके विंग उनके रूम से बाहर आता है। थोड़ा दूरी पर जियांग चैंग, जियांग फैंग म्यान ऑलरेडी विंग का इंतज़ार कर रहे थे। विंग उनके पास भी जाता है, उनसे भी बातें करता है। जियांग चैंग को विंग और वांग जी की ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि विंग और वांग जी फ्यूचर में साथ रहे, पर विंग वो वांग जी को नहीं छोड़ सकता था और इसी बात पर उन दोनों की थोड़ी बहुत बहस भी हो गई थी। पर उसे जियांग फैंगमियान ने संभाल लिया और गुस्से में विंग वहां से भी निकल गया था। विंग से सभी को बातें करनी थी, पर विंग उसका ध्यान तो सिर्फ वांग जी की तरफ था। उसे तो बस अपने क्यूट लिटिल ओमेगा को देखना था। पर फिर भी जिनसे बात करना जरूरी था, विंग उन सब से बात करता है और तुरंत ही अपने रूम की तरफ चला जाता है। पर बहुत सारा वक्त गुजर चुका था, लगभग अब इवनिंग होने में आई थी। विंग ऑलरेडी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो सीधा अब अपने रूम में जाकर ही रुका था। विंग ने अपने रूम के डोर को ओपन किया और उसकी नज़र सीधा बेड पर गई, जहां स्लीपिंग ब्यूटी लान वांग जी अपने होठों पर बच्चों की तरह पाउट करके सो रहा था। उसे देखकर विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत ही अपने रूम के डोर को फिर से अंदर से लॉक किया और वो तुरंत ही वांग जी की तरफ आ गया। विंग वांग जी के पास ही लेट गया और उसने वांग जी के हेड को सीधा अपने हार्ट चेस्ट पर रख लिया और वो वांग जी को सहलाने लगा। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, इसीलिए अब वांग जी को विंग जगाना चाहता था, क्योंकि वांग जी ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट और अपना मील दोनों भी स्किप किए थे और वांग जी को अब बाहर निकल के सबसे मिलना भी होगा। इसीलिए विंग यहाँ आया था वांग जी को जगाने, पर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वांग जी को जगाने के लिए, क्योंकि वांग जी सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग को। पर खैर, ऐसे ही सहलाते सहलाते विंग फाइनली वांग जी को जगाने लगता है, क्योंकि विंग वांग जी को डिस्टर्ब कर रहा था। कभी उसकी आंखों पर हाथ रख के, तो कभी उसकी नोज को पिंच करके, कभी उसके लिप्स के साथ खेल रहा था, तो कभी उसके बालों के साथ। और जब वांग जी अपने आसपास इतनी हलचल महसूस करता है, तो धीरे धीरे उसकी भी आंखें खुलने लगती हैं। वांग जी धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करता है और वो महसूस करता है कि वो बहुत नरम चीज पर लेटा हुआ है। उसे बहुत ओवर वार्मथ फील हो रहा था, इसीलिए उसने वो जो भी चीज थी उसे और भी ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया और वो फिर से सोना चाहता था। पर विंग ने उसकी बैक को रफ करते हुए और उसके ईयर्स के पास झुकते हुए धीरे से कहा, बेड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ना? जैसे ही विंग ने ये कहा, वांग जी ने अनकॉन्शियसली ही अपने हेड को यस में शेक किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और विंग के भी। और अचानक वांग जी को कुछ हिट हुआ और वो तुरंत ही उठकर बैठ गया। उसने देखा कि विंग उसे अपने पास पकड़कर सोया हुआ है और वो जिसे कंफर्टेबल बेड समझ रहा था, वो कोई और नहीं, वी वुशियान है। वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर विंग के चेहरे पर तो स्माइल थी और वांग जी वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था। वांग जी विंग के सीधा आंखों में देख रहा था, पर जब विंग के आंखों में वांग जी ने वो नॉटीनेस देखी, उसने तुरंत ही अपने नजरों को झुका लिया और वो इधर उधर देखने लगा। विंग अभी भी वैसे ही उस बेड पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी प्राइड स्माइल थी। विंग ने वांग जी को टीज करते हुए कहा, अरे क्या हुआ? अभी तो कंफर्टेबली बेड पर सोए हुए थे और अचानक ऐसे उठ क्यों गए? विंग की ये बातें सुनकर वांग जी के दोनों ईयर्स पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। उसने विंग की तरफ शाइली देखा और हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली हाँ, मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। इतना बोलकर वांग जी जल्दबाजी में बेड से नीचे उतरने लगा, पर वांग जी ये भूल गया था कि उसने जो क्लोथ्स पहने हुए थे वो उसके नहीं बल्कि विंग के हैं और वो ओवर साइज है। जल्दबाजी में विंग से भागने के चक्कर में वांग जी का ध्यान नहीं रहा और उसके खुद के ही रोप में उसका
पैर फंस गया, वो सीधा नीचे गिर गया। जैसे ही विंग ने वांग जी को गिरते हुए देखा, वो तुरंत ही बेड से उठ गया और वांग जी की तरफ आ गया। वांग जी को ज्यादा लगी तो नहीं थी, बस वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गया था। विंग ने तुरंत ही वांग जी को अपने आर्म्स में उठा लिया और उसे बेड पर फिर से लेटा दिया। विंग वांग जी की बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। इनफैक्ट जब उसने देखा कि वांग जी नीचे गिर गया, वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो लगातार वांग जी को चेक कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसे ज्यादा लगी या नहीं, कहाँ लगी, कैसे लगी, ध्यान नहीं रख सकता क्या खुद का, इतनी जल्दबाजी क्यों करता है। वही दूसरी तरफ वांग जी, उसे इतनी ज्यादा नहीं लगी थी, बस विंग की ही वजह से उसे जो पेन मिला था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। मतलब उसकी बैक का पेन बढ़ गया था। बाकी वांग जी ठीक था, पर उसे अपने अल्फा को अपनी यू केयर और कंसर्न करते देखना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। इसीलिए वो भी थोड़ा नाटक करने लगा। उसने अपने फेस को ऐसा बना लिया था जैसे उसे न जाने कितनी बड़ी चोट लग गई हो। उसकी आंखों में हल्के से आंसू भी आ गए थे, पर ये आंसू गिरने की वजह से नहीं, बल्कि विंग की केयर को देख के अनकॉन्शियसली ही उसकी आंखों में आ गए थे। और विंग, उसे लग रहा था कि वांग जी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इसीलिए उसे रोना आ रहा है। विंग ने तुरंत ही वांग जी को अपनी तरफ खींचा और उसे टाइटली हग कर लिया। वो उसकी बैक को रफ करने लगा और उसे धीरे धीरे कंसोल करने लगा ताकि वांग जी शांत हो सके। विंग ने अपने स्मूदिंग फेरोमोन्स भी उस रूम में फील करना स्टार्ट कर दिया ताकि वांग जी को बेटर फील हो सके। धीरे धीरे वांग जी भी काम डाउन होने लगा और उसने भी विंग को टाइटली हग बैक कर लिया। विंग बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था और वांग जी भी। वांग जी तो विंग की वार्मनेस को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगा के रखते हैं। अचानक विंग के डोर पर नॉक होती है और बाहर से एक सर्वेंट की आवाज आती है जो विंग और वांग जी दोनों को भी इवनिंग कोर्ट में बुला रहा था, क्योंकि वहाँ सब विंग और वांग जी दोनों का भी इंतजार कर रहे थे। वो सर्वेंट वहाँ से चला गया और विंग ने तुरंत ही वांग जी को अपने आर्म्स में उठा लिया। वो उसे वॉशरूम ले गया और उसने वांग जी को बाथटब में सीधा बैठा दिया। विंग ने वांग जी के क्लोथ्स को निकालना स्टार्ट किया, पर वांग जी ने तुरंत ही अपने क्लोथ्स पर हाथ रख दिया। विंग के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई। उसने वांग जी को टीज करते हुए कहा, माय लिटिल लंजा, मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें देख लिया है ना, तो अब अपने अल्फा से शर्माना किस बात का। ये सुनकर वांग जी तो ब्लश कर रहा था और विंग के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी, पर विंग की बातों को सुनकर वांग जी को भी उसमें पॉइंट लगा। उसने तुरंत ही अपने हाथों को साइड कर लिया, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों से अपने रोप्स को टाइटली पकड़ के रखा था। जैसे ही विंग ने यह फील किया कि वांग जी ने अपने हाथों को अपने रोप से ढीला कर दिया है और वो धीरे धीरे अपने हाथों को हटा रहा है, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने वांग जी को फुल्ली अनड्रेस किया और वो वांग जी को क्लीन होने में हेल्प करने लगा। थोड़ी देर बाद विंग ने वांग जी से कहा कि तुम यहीं रुको, और वो खुद वहाँ से बाहर चला गया। पर कुछ पल बाद ही वो वापस आ गया। उसके हाथ में इस बार एक ब्यूटीफुल रोप था जिस पर रेड और ब्लैक कलर था और बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन वर्क था। विंग ने उन क्लोथ्स को साइड को रखा, वांग जी को बाथटब से बाहर निकाला और उसने वांग जी की बॉडी को ड्राई करते हुए कहा, एक्चुअली ये रोप मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किए थे। जब मुझे पता चला था कि तुम मेरे सोलमेट हो, ये बिल्कुल तुम्हारे ही साइज के हैं और तुम्हें बिल्कुल फिट आ जाएंगे, क्योंकि अब तुम कोर्ट में तो मेरे रोब पहन के नहीं जा सकते। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे ख्याल से ये बाकियों के लिए और स्पेशली तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि अगर तुम वो रोब्स पहनोगे तो मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा। क्या पता तुम फिर से गिर जाओ। हाँ, अगर तुम्हें मेरे बाहों में कोर्ट में जाना है तो तुम मेरे रोब्स आराम से पहन सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर अगर नहीं तो तुम इन रोब्स को ट्राई कर सकते हो। वांग जी ने शाइली विंग की तरफ देखा और अपनी स्लो वॉइस में कहा, मैं ये रोब्स पहन लेता हूँ। ये सुनते ही विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने नोट किया और वो खुद वांग जी को रोब पहनाने लगा। वांग जी ने तुरंत विंग से कहा, नहीं मैं पहन सकता हूँ। जैसे ही उसकी नज़र विंग की आंखों पर गई, वो तुरंत ही चुप हो गया और विंग उसकी हेल्प करने लगा। थोड़ी ही देर बाद
विंग ने टोटली वांग जी को रेडी कर दिया था, उसे रोप्स पहना लिए थे और वो उसे बाहर लेकर आ चुका था। विंग ने वांग जी को मिरर के सामने बिठाया और वो खुद वांग जी के बालों को सेट करने लगा। वांग जी ने विंग को रेजिस्ट नहीं किया और विंग ने थोड़ी ही देर बाद वांग जी की एक ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल की, जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। हल्का सा मेकअप करने के बाद विंग ने वांग जी को टोटली रेडी कर दिया था। अब उसकी बारी थी। उसने वांग जी को अपनी बाहों में उठाया, उसे बेड पर बिठाया और उससे कहा कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, वो तुरंत ही फ्रेश अप होके बाहर आएगा। विंग खुद वॉशरूम में गया, उसने खुद को क्लीन किया और एक न्यू क्लॉथ का पेयर पहनकर बाहर आ गया। वो पेयर बिल्कुल ही वांग जी से मिलता जुलता था। यूँ कहा जाए तो वो कपल पेयर था, जिसमें विंग भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग को देखकर वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो दोनों भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। विंग ने थोड़ी ही देर बाद खुद को भी प्रिपेयर किया और अब वो दोनों बिल्कुल ही रेडी थे बाहर जाने के लिए। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों भी सभा में पहुंच गए। सब वहां मौजूद थे और विंग और वांग जी का ही इंतजार हो रहा था। जैसे ही विंग और वांग जी दोनों ने भी वहां एंटर किया, सब वहां से खड़े हो गए और उन्होंने विंग और वांग जी दोनों को भी रिस्पेक्टफुली बो किया, क्योंकि अब हांग वांग जुन यीलिंग पेट्रियार्क की ब्राइड था, उसका बेटर हाफ था और वो अब वे फॉरेन था, इसलिए सबको उसे रिस्पेक्ट देनी ही थी। विंग जाकर अपने थ्रोन पर बैठ गया और वांग जी भी विंग के साइड में ही बैठ गया, क्योंकि अब विंग के साइड में वांग जी की ही जगह थी। वांग जी और विंग दोनों के भी चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी और वो दोनों भी साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे। लैन क्लैन वाले शुयांग और शाओ शिनचैन नी क्लैन वाले उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि जिन क्लैन वाले भी। पर मो क्लैन और जियांग क्लैन, इन दोनों को विंग और वांग जी की जोड़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। जियांग क्लैन को वांग जी इसलिए पसंद नहीं आ रहा था कि उसने विंग के साथ बहुत गलत किया, और मेंग्याओ को तो ऐसे भी विंग और वांग जी को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रीज़न सब जानते ही थे। कुछ देर तो उन सब में ऐसी ही छोटी मोटी बातों पर कैजुअल टॉक हुई, पर मेंग्याओ का गुस्सा वो विंग और वांग जी की स्माइल को देखकर बढ़ रहा था, क्योंकि उसे वांग जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वांग जी ने उस दिन उसके साथ ये सब नहीं किया होता तो आज उसकी जगह वो खुद होता और विंग भी उसके साथ इतना ही हैप्पी होता। मेंग्याओ अब खुद को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया, वो तुरंत ही अपनी जगह से उठा और विंग के सामने आ गया। उसने विंग को बो किया और रिस्पेक्टफुली कहा, यीलिंग पेट्रियार्क। विंग ने भी मेंग्याओ को देखा और जस्ट नोट किया। मेंग्याओ ने सीधा विंग की आंखों में देखते हुए कहा, आपके क्लैन में गलत हुआ है तो आई होप कि आप गलत करने वाले को सजा भी देंगे। विंग मेंग्याओ की तरफ ही देख रहा था। वांग जी समझ चुका था मेंग्याओ के इंटेंशंस, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी वरीडनेस नहीं थी। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था। वहाँ बाकी सब भी मेंग्याओ की बातों को समझ चुके थे, पर विंग वो थोड़ा कंफ्यूज था। मतलब उसे तो अब तक पता ही नहीं था ना कि मेंग्याओ के साथ हुआ क्या है। उसे बस इतना पता था कि वांग जी ने मेंग्याओ को रिप्लेस किया है। बाकी ये सब करने के लिए वांग जी ने क्या किया है ये सब उसे पता नहीं था। इसीलिए वो मेंग्याओ की बातों को सुनने लगा और उसने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, क्या गलत हुआ है मुझे बताओ, बेशक उसे सजा मिलेगी। मेंग्याओ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, यीलिंग पेट्रियार्क, आपके दोनों ब्रदर्स ने मुझसे आपकी शादी तय की थी और जब शादी को सिर्फ आधा घंटा बचा था तब अचानक हांग वांग जुन मेरे रूम में आए और उन्होंने मुझ पर पीछे से अटैक किया। उन्होंने अपनी कल्टीवेशन स्किल्स का गलत इस्तेमाल किया और एक कल्टीवेटर पर पीछे से वार करके मुझे अनकॉन्शियस किया और मेरी जगह ली। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी धोखा दिया और वेल के थ्रू अपने फेस को हाइड करके मेरी जगह आपसे शादी की। इतना ही नहीं, उन्होंने वेडिंग हॉल में अपने फेरेमोन्स को रिलीज किया, जिससे बहुत सारे अल्फा इफेक्ट हो गए थे। उन्होंने आपको भी अपने फेरेमोन्स थ्रू कंट्रोल किया था और धोखे से वो आपके रूम में आपके बेड पर पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ मुझे या कल्टीवेशन वर्ल्ड को ही नहीं बल्कि आपको भी धोखा दिया है और इसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। जैसे ही मेंग्याओ की बात खत्म हुई,
विंग ने तुरंत वांग जी की तरफ देखा जो अपना हेड डाउन करके बैठा हुआ था। सबकी नजरें ही वांग जी पर थी और वांग जी को किसी भी की भी नजरों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था जितना विंग की नजरों से पड़ रहा था, क्योंकि अब तक तो वांग जी विंग को समझ चुका था। वो जानता था कि उसका अल्फा उसके लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है। जब से मेंग्याओ ने ये फेरोमोन्स की बातें कही थी वो विंग के ऑरा को चेंज होते हुए फील कर सकता था। इसीलिए वांग जी ने तुरंत ही अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। ऑब्वियसली वांग जी ने भी विंग को कुछ बातें बताई थी, पर वांग जी ने वो बातें ऐसे बताई थी जिससे विंग सिर्फ वांग जी का प्यार समझ पाए उन हरकतों के पीछे। पर जैसे मेंग्याओ ने विंग को ये बातें बताई वो सिर्फ विंग की नजरों में वांग जी की इमेज डाउन करना चाहता था। मेंग्याओ ने जैसे ही देखा कि विंग की आंखों में गुस्सा है, उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, द ग्रेट नोवेल हांग वांग जुन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने ना सिर्फ यीलिंग पेट्रियार्क से धोखे से शादी की बल्कि पूरे वेडिंग हॉल में अपने फेरोमोन्स को रिलीज करके बहुत सारे अल्फाज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो बहुत गलत हरकत है एक अनमार्क ओमेगा के लिए। इनफैक्ट एक मार्क ओमेगा भी ऐसी गलती नहीं करता, क्योंकि सारे अल्फाज उस ओमेगाज पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि फेरोमोन्स ही अल्फा को ओमेगा की तरफ और ओमेगा को अल्फा की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हांग वांग जुन की इस हरकत के लिए उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ऊपर से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को और खुद यीलिंग पेट्रियार्क को धोखा देने के लिए भी और मुझ पर पीछे से अटैक करने के लिए भी हांग वांग जुन को सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा समय बीत गया। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी थी, क्योंकि विंग अकेला थ्रोन पर बैठा हुआ था और वांग जी उसके सामने अपना हेड डाउन करके सबके बीचों बीच खड़ा था और उसी के साइड को मेंग्याओ खड़ा था। विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देख रहा था और बाकी सबकी नज़र भी विंग, वांग जी और मेंग्याओ पर ही थी। मेंग्याओ को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो तो विंग और वांग जी को अभी भी अलग करना चाहता था। विंग ने वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, हांग वांग जुन अपने आप को एक्सप्लेन करो, नहीं तो सजा के लिए तुम भी रेडी हो जाओ। विंग की वॉइस इतनी ज़्यादा डीप और डार्क थी कि एक पल के लिए वांग जी भी अंदर से सहम गया। विंग ने वांग जी की तरफ अपनी पपी आइज से देखा और कहा, वो एक्चुअली तुम मेरे सोलमेट हो ना, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि ये जालिम दुनिया हम दोनों के बीच में आ रही थी और हम दोनों को अलग करने का एक स्पेशल प्लान बना के रखा था इन सब ने मिलके। और मैं अपने अल्फा को, अपने सोलमेट को कैसे किसी और का होने दे सकता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। वांग जी अब खुद अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था। ऊपर से वो विंग पर अपनी क्यूटनेस से अटैक कर रहा था जिससे विंग उसके बातों में आ जाए, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। विंग धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशन सॉफ्ट कर रहा था, जिसे देखकर मेंग्याओ तुरंत ही आगे आया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, इसने जो कुछ भी किया वो गलत था, इसने मुझ पर अटैक नहीं करना चाहिए था। मुझे धोखे से बैरियर में कैद करके इसने मेरी जगह ली और ये बिल्कुल ही गलत है। सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए, या यीलिंग पेट्रियार्क खुद अपनी बातों से मुकर जाएंगे। ये आपका सोलमेट है, पर इसने गलत भी तो किया है ना। अगर आप आज इसे सिर्फ अपना सोलमेट समझ के माफ कर देंगे तो ये जस्टिस नहीं होगा। इसने मेरे साथ, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ और आपके साथ भी धोखा किया है। और यीलिंग पेट्रियार्क जो जस्टिस के लिए फेमस है, वो इतना गलत तो किसी के साथ नहीं होने दे सकते। उन्हें मेरे क्रिमिनल को सजा देनी ही होगी। वैसे भी आगे जाकर हम सब ने आपको पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग बनाने का फैसला लिया है, इसीलिए हमें भी हमारे फ्यूचर किंग का जस्टिस तो देखना ही है। इतना बोलकर मेंग्याओ चुप हो गया और वो विंग की तरफ अपनी होपफुल आईज से देखने लगा। ये सुनकर वांग जी को सच में मेंग्याओ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि काश वो उस दिन मेंग्याओ को सिर्फ बेहोश नहीं करता, सीधा उसे मार ही देता, तो एटलीस्ट आज उसके विंग के सामने उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट नहीं होती और उसका विंग भी इन सब प्रॉब्लम्स में नहीं गिरता। पर खैर, उसने खुद को संभाल लिया और वो मेंग्याओ की तरफ ही गुस्से से देख रहा था। अब सबकी नजरें विंग की तरफ थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंग्याओ ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सच थी।
ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम था विंग की टेस्ट का। अगर विंग इस टेस्ट में पास हो गया तो ऑब्वियसली वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी संभाल सकता है। एक तरफ विंग की इमेज है, उसका जस्टिस है, और दूसरी तरफ उसका खुद का मेट है, उसका ओमेगा है। विंग दोनों में फंस गया था और विंग को बहुत केयरफुली डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उसे सिर्फ कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में ही नहीं बल्कि अपने खुद के मेट के बारे में ही सोचना होगा। विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, भले ही वांग जी मेरा सोलमेट है, मेरा मार्क्ड ओमेगा है, पर उसने जो किया वो गलत है। किसी कल्टीवेटर पर पीछे से वार करना गलत है, खासकर तब जब वो खुद उस वार के लिए रेडी भी ना हो। वांग जी ने मेंग्याओ की जगह भी ली है, ये भी गलत है। इसीलिए मैं यीलिंग पेट्रियार्क वांग जी को 20 लैश की सजा सुनाता हूँ। रही बात मुझसे शादी करने की और मुझे अपने ओमेगा फेरेमोन्स थ्रू कंट्रोल करने की, तो उसका हक उसे है, क्योंकि वो मेरा मार्क्ड अल्फा है भले ही, और वो मेरा मार्क्ड ओमेगा है भले ही वो तब मार्क्ड नहीं था, पर मैं तब भी उसका मार्क्ड अल्फा था। और मुझे कंट्रोल करना या मुझ पर अपने फेरेमोन्स का यूज करना, ये उसका राइट है और मैं उससे उसका राइट नहीं छीन सकता। रही बात बाकी अल्फाज के सिचुएशंस की, तो जहाँ तक मुझे पता चला है किसी भी अल्फा को कोई हार्म नहीं हुआ, क्योंकि इमीडिएटली उसके अल्फा ने, मतलब वांग जी के अल्फा ने अपने फेरेमोन्स को रिलीज किया था, जिस वजह से वहाँ किसी को भी कोई भी हार्म नहीं हुआ है। और अगर उसकी सजा वांग जी को मिलनी भी चाहिए तो वो मेरा और वांग जी का डिसीजन होगा, और हम दोनों के पर्सनल डिसीजन में किसी को भी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर विंग अपने थ्रोन से उठ गया। जैसे ही विंग उठा, बाकी सब भी अपनी अपनी जगह से उठ गए और उन्होंने विंग को बो किया। तुरंत ही वांग जी के आसपास कुछ डिसिपल्स आ गए और उन्होंने वांग जी को पकड़ने की कोशिश की, पर वांग जी ने तुरंत ही उन्हें रोक दिया और वो खुद उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गया। विंग ने उन डिसिपल्स की तरफ देखा और कहा, अभी नहीं बल्कि कल वांग जी को सबके सामने सजा मिलेगी। इतना बोलकर वो वहां से खुद चला गया और बाकी सब सिर्फ वहां विंग और अब वांग जी मेंग्याओ की तरफ ही देख रहे थे। विंग जैसे ही वहां से गया था, सबकी नजर वांग जी पर आ गई थी, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई टेंशन नहीं था। वो बिल्कुल फ्रीली वहां खड़ा था। जैसे ही वांग जी ने देखा कि विंग वहां से जा चुका है, वो तुरंत मेंग्याओ की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर वही टीजिंग स्माइल थी। उसने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, क्या लगता है आपको क्लैन लीडर मो और क्लैन लीडर याओ, ये सजा या मेरे अल्फा का ये डिसीजन मुझे और मेरे अल्फा को अलग कर देगा? अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे इस सजा से बिल्कुल डर नहीं लगता। इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि मेरे अल्फा ने एक राइट डिसीजन लिया है। मैंने अगर कोई गलती की है तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और मैं खुद वो सजा भुगतूंगा भी। पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप मुझे और मेरे अल्फा को अलग नहीं कर सकते। इन कुछ लैश से मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत जल्द मैं ठीक भी हो जाऊंगा। पर आपका ये सोचना कि आप मेरे अल्फा की नजर में मेरी रिस्पेक्ट या मेरी इमेज डाउन करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने अल्फा से बहुत प्यार करता हूँ और उसी के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है। सबके खिलाफ जाकर उससे शादी की है और मैं अपने प्यार को, अपने सोलमेट को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े। इतना बोलकर वांग जी खुद भी वहां से चला गया और मेंग्याओ वो वांग जी की बातें सुनकर बस वहां गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि वांग जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। भले ही वांग जी को सजा मिली है, पर विंग भी अभी वांग जी के साथ ही है, वो वांग जी से दूर नहीं हुआ है। वही दूसरी तरफ विंग सीधा अपने रूम में आया था और आज वांग जी उसके रूम में नहीं आ सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी अब सबकी नजर में एक गुनहगार था और उसे कल सजा मिलनी थी। इसीलिए वो आज रात के लिए नजर कैद में रहने वाला था, एक अलग रूम में। और वांग जी को इन सब चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो आराम से दूसरे रूम में चला गया और सो भी गया। उसके फेस पर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं था। वही दूसरी तरफ बाकी सबका हाल बहुत बुरा था, खासकर लैन क्लैन वालों का, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विंग सीधा वांग जी को इतनी बड़ी सजा दे देगा। उन सबको लगा था कि विंग वांग जी को डिफेंड करेगा,
पर कहीं ना कहीं वो सब भी समझते थे कि आज अगर विंग वांगजी को सजा नहीं देता तो ये भी गलत होता, क्योंकि वांगजी ने ही गलती की है। विंग भी अपने रूम में ठीक नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था। उसे लगातार वांगजी की ही याद आ रही थी। उसे वांगजी अपने पास चाहिए था, पर वो भी जानता था कि आज अगर वो अपने सोलमेट के लिए झुक गया तो ये बाकियों के लिए गलत होगा। अगर उसके ओमेगा ने भी गलती की है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए थी। वांगजी पीसफुली सोया हुआ था। वही विंग की नींद तो उससे कोसों दूर भाग चुकी थी। बाकी सब भी बहुत ज्यादा परेशान थे। मेंग्याओ ने वांगजी को सजा तो दिलवा दी थी, पर वो खुद भी रात भर सो नहीं पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांगजी की बातें अभी भी उसके जहन में चल रही थी। ये बात सच थी कि अब वांगजी भी विंग का ओमेगा है। भले ही विंग उसे सजा दे दे, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि विंग उसे खुद से दूर कर देगा। ऐसे ही वो पूरी रात बीत जाती है और अब मॉर्निंग हो चुकी थी। आज सब के सब वे क्लैन के बैटल फील्ड में ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि वही हांग वांगजुन को सजा मिलने वाली थी। हांग वांगजुन जिन्होंने आज प्योर व्हाइट रोब पहने हुए थे, पर आज भी उसके फोरहेड पर रिबन नहीं था और वो बहुत ज्यादा काम और शांत लग रहा था। बाकी सब भी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके थे और विंग भी सब अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे और सबकी नजर अब हांग वांगजुन पर थी, जो अपने नीज के बल बीचों बीच बैठा हुआ था। पर हांग वांगजुन की नजर यीलिंग पेट्रियार्क पर थी, जो अपने थ्रोन पर बहुत रेस्टलेसली बैठा हुआ था। वांगजी के चेहरे पर स्माइल थी। उसने विंग को एक अश्योरिंग नोट किया, जैसे वो विंग को समझाना चाहता था कि उसे विंग के इस डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी को विंग की कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वांगजी क्लियरली देख सकता था कि विंग कितना मेसी है। भले ही उसने ड्रेस्ड अप अच्छे तरीके से किया है, पर उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। इसका मतलब विंग रात भर सोया नहीं है। वही वो बहुत ज्यादा डल भी लग रहा है। वांगजी को सच में खुद के लिए नहीं, पर विंग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका अल्फा इतना ज्यादा परेशान था और उसी के लिए इतना ज्यादा डरा हुआ भी था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.